खबर की और अब खबरों में बात करेंगे फैजाबाद की। आपको बता दें कि फैजाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब मंचलों पर नकेल कसने का पूरा मन बना लिया है। आपको बता दें कि फैजाबाद महिला पुलिस ऑपरेशन मजनू के तहत ऐसे युवकों को काबू करने का काम कर रही है जो लड़कियों के साथ अभद्र टिप्पणी करते हुए मिलते हैं या फिर उनकी शिकायतें मिलती हैं। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के निर्देश पर सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी पार्कों और सड़कों पर निकलती हैं। ऐसे में जो मनचले युवक लड़कियों के साथ अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं उनको काबू कर उन पर कार्यवाही की जाती है। इसी कड़ी में महिला थाना सेक्टर 21 की पुलिसकर्मी द्वारा 2 युवकों को काबू करने का काम किया गया जो महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मामले में 2 आरोपियों को काबू किया गया है। क्या कुछ उसमें कैसे काम किया जा रहा है? जी ये जो अभियान है ये हमारे सीपी सर के दिशा निर्देशों अनुसार हमने शुरू किया है। सीपी सर ने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बता नहीं सकती और कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जैसे पार्क है, ऑटो स्टैंड है या मार्केट है या फिर जो भी मतलब खाली रोड पे लड़कियां चल रही हैं तो उनके साथ कुछ मनचले लड़के जो कि बाइक पे होते हैं या पैदल होते हैं वो इन लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट या फिर कुछ भी पीछे से मतलब जैसे हाथ टच कर जाना इस तरह की हरकत करते हैं तो इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये फिर जो आयोजन है ये हमने शुरू किया। हम रोज़ है एक टीम तैयार करते हैं। मैं अपनी टीम को रोज़ गार्डन ऑटो स्टैंड बीके चौक पर भेजती हूँ, लेकिन रोज़ गार्डन में आए दिन मतलब हम 2 मनचलों को जरूर पकड़ के लाते हैं। जैसे कि आज भी मेरी टीम 2 मनचले पकड़ कर लाई है और ये लड़के अकेली लड़की को देखकर उनका नंबर मांगते हैं या उनको इस तरह के इशारेबाजी करते हैं। तो जैसे पकड़ के लाते हैं उसके बाद उनका क्या किया जाता है या उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है या क्या कुछ उन पे आगे की कार्रवाई की जाती है? देखिए मनचले लड़कों में ज़्यादातर नौजवान होते हैं तो मतलब वो ये देखते हैं कि लड़की बिल्कुल अकेली है, वो नंबर मांगते हैं तो उनकी एक ये होता है कि दोस्ती बढ़ाएं हम आगे और इस तरह से मतलब इतना बड़ा क्राइम तो वो नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम, तो इसलिए उनको वार्निंग देकर छोड़ा जाता है। उनके घर वालों को बुला के और उनकी हरकतों के बारे में बताकर और उनको उनके हवाले किया जाता है, घर वालों के हवाले। अच्छा, अब इसमें जो कुछ पकड़े हैं उन पे किस तरह का एक्शन होगा या कार्रवाई करते हैं उन पे, क्या फिर आगे एक संदेश देना चाहेंगे ताकि इस तरह की चीज़ें जो है ना करें और बच्चियाँ अपने आप को सेफ समझें? देखिए 294 IPC में हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं और अगर हमें लगता है कि बच्चा मतलब 18 साल से कम उम्र का है तो उनको हम वार्निंग देकर छोड़ते हैं या फिर हमें लगता है कि इतनी बड़ी हरकत ना करके, लेकिन एक बड़ी हरकत वो करने वाला था और पहले ही हमारी महिला पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ लिया है तो हम उनको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं ताकि वो आगे मतलब ये क्राइम आगे ना कर सके। जो अब आपने ये अभियान चलाया है, क्या इसके तहत अगर कोई लड़की आपको कॉल करती है, कुछ ऐसा कोई एक नंबर जारी किया गया है कि कोई लड़की के साथ ऐसी कोई वारदात हो या कोई अंदेशा हो उसको, तो वो कॉल करके आप लोगों को कुछ सूचना दे सके? 112 एक ये नंबर है, ये इमरजेंसी नंबर है, तो इस पे तो कोई भी लड़की या कोई भी लड़का कॉल कर सकता है और 1098 है ये महिला हेल्पलाइन है और इस पे कोई भी हमारे पास जब भी कोई खबर आती है तो फिर हम दुर्गा शक्ति गाड़ी को तुरंत भेजते हैं और जो भी वहाँ पे होता है तो उसको तुरंत कैच करते हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे छोटी छोटी हम ये इन घटनाओं को अगर सख्ती से इन पे काम करें तो रेप जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योंकि रोज गार्डन में मुझे पिछले 1 हफ्ते से मैं टीम को भेज रही हूँ और वहाँ पे हमने यही देखा है कि वहाँ पे कुछ लड़के इस तरह की हरकत मतलब करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पुलिस की लड़कियां वो पहले ही उनको कैच कर लेती हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर अध्यापक कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी तरह से सतर्कता बरते हुए हैं और स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, साथ ही उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं और अच्छे से मास्क लगाया है वो भी चेक किया जाता है। अगर कोई बच्चा मास्क लेकर नहीं आता तो वहां पर बच्चों को मास्क लगवाए जाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। हाल ही में पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में अब बच्चों भी जाने शुरू हो गए हैं। अध्यापकों का कहना है कि बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, जिसको लेकर जो मानक तय किए गए हैं उसी के आधार पर
बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को क्लासों में बिठाया भी जा रहा है। कोविड की सभी सुरक्षाओं का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर के नोट करते हैं। बिना सैनिटाइजर के बच्चों को स्कूल में नहीं आने देते। बिना मास्क के बच्चों की एंट्री नहीं है क्लास में और डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाता है। अच्छा, कितनी उम्मीद थी बच्चों के आने के लिए? जो उम्मीद तो थी हमें शायद 80% बच्चे आएंगे, लेकिन अब पेरेंट्स कोविड-19 की सारी सुरक्षाओं का पालन किया जा रहा है। उसमें सैनिटाइजर सभी बच्चों को आते ही सैनिटाइजर तो करवाते हैं। बिना मास्क के एंट्री नहीं है क्लास में और डिस्टेंस से बिठाया जाता है लाइन में और डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और कोविड की सारी 19 हो रहा है। लेकिन बच्चे भी डरे हुए हैं, वो अभी माँ बाप भेजने में हिचकिचा रहे हैं उन्हें। और अभी लगभग जैसे किसी क्लास में 35 बच्चे हैं तो उसमें से कोई 12-13 बच्चे इतने करीब आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो देखिए, जैसे बच्चे फर्श पर बैठे, क्या इनको बेंच की उपलब्ध नहीं मिली उन्हें बैठने के लिए किसी को? हाँ, बच्चे नीचे फर्श पर ही बैठते हैं। बेंच की सुविधा भी सरकार ने कोई ऐसी दी नहीं है। अच्छा, नहीं पीछे से कोई ऐसी गारंटी आई जिससे हम बेंच खरीद लें या बेंच सरकार पीछे से भेज दे। करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में 546 ऐसी सेवाएं हैं जो सेवा अधिकार के तहत आती हैं। समयबद्ध तरीके से उन्हें अधिकारी द्वारा जनता तक पहुंचाना जरूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं कि अंतिम छोर पर रह रहे व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुंचे, इसलिए उन्होंने सरल पोर्टल का नाम भी अंत्योदय पोर्टल रखा है। चेयरमैन टीसी गुप्ता ने दावा करते हुए कहा कि पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां जनता की सेवा के लिए सरकार लड़ाई लड़ेगी। फैजाबाद की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि स्थिति संतोषजनक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सुधार की गुंजाइश अभी भी है। वे चाहते हैं कि 10 में से 9.9 की रेटिंग फैजाबाद की हो, अभी केवल 9.5 ही है। उन्हें उम्मीद है कि अगले 3 महीने में स्थिति सुधरेगी। देखिए, आप किसी भी रूप से परिभाषित करें उसे कि राम राज्य, परंतु जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का संदेश है और जो इच्छा है वो केवल यही है कि सभी को सुचारू रूप से समय के ऊपर और सम्मानित तरीके से सारी सुविधाएं मिले। जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं उसी की तरफ हम अग्रसर हैं। किस तरह से देखते हैं फरीदाबाद में आज आपने जो वोटिंग ली है, कितने संतुष्ट हैं? फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद के अंदर तरक्की हुई है। पिछले यदि 3 महीने में देखें आपके सामने ही हमने जो रिव्यू किया है पब्लिक के सामने किया, आपने देखा कि निरंतर तरक्की हुई है। और मैंने मापदंड इसका जो रखा था 31 दिसंबर तक, वो 10 में से 9 का RTS स्कोर रखा था। आज जो है ये 9.3 के ऊपर हैं 10 में से, जो कि संतोषजनक है। परंतु ये संतोषजनक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। ये मैंने बड़ा क्लियर कर दिया कि संतोषजनक है। बड़ा अच्छा करने के लिए तो 1 जनवरी को हमारा लक्ष्य 10 में से 9.9 का रहेगा। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि बड़े पॉजिटिवली इस चीज़ को माननीय उपायुक्त ने और आयुक्त महोदय ने लेते हुए और ये विश्वास दिलाया है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आपको थोड़े समय के अंदर ही नजर आए। सरकार चाहती है कि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुँचे। क्या हम पहुँचा पा रहे हैं? पहुँचा पा रहे हैं, परंतु बहुत सफलता से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अब देखें, 9.2 का मतलब ये है कि जो नोटिफाइड टाइम है उसके अंदर 10 में से 100 में से 92 जो सर्विसेज हैं या 93 9.3 है, 93 सर्विसेज का समाधान समय पे हो रहा है। परंतु कुछ गलत रिजेक्शन भी हो रही हैं, तो उसको अब हमने जोड़ा है कि किस तरह से लोग जो हैं वो जो इन्होंने एक यहाँ स्माइली जो हैप्पीनेस रेटिंग, कस्टमर रेटिंग जो प्राइवेट सेक्टर यूज़ करता है, हम उसको हैप्पीनेस रेटिंग या जो भी जनता हमारी रेटिंग कर रही है उसका हमने लक्ष्य 1 जनवरी को 5 में से 4 रखा है। तो 3 तरह से उसको देखेंगे कि क्या समय पे सेवाएं दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, क्या लोग सेटिस्फाइड हैं उसको देने से। नंबर 3, रिजेक्शन तो नहीं हो रहा। कहीं ये कि 10 दिन में निर्णय लेना, उस चक्कर में रिजेक्ट ही कर दे तो रिजेक्शन रेट। तो इन तीनों की त्रिवेणी को देखेंगे कि हमारा अंतिम उद्देश्य तो यही है, जो आप जो कह रहे हैं कि अंत्योदय तक जो लाइन के अंत में खड़ा हुआ है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरल हरियाणा पोर्टल का नामांकन वो अंत्योदय सरल पोर्टल दी। खबरों में बात करेंगे फरीदाबाद के खोरी गांव की। आपको बता दें कि फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर खोरी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और खोरी में ही निवास की मांग की। सभी प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें डबुआ में पुनर्वास नहीं चाहिए, बल्कि खोरी गांव में ही उनका निवास स्थान उन्हें वापस चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा है कि अवैध तरीके से उनके निवास नहीं चाहिए, बल्कि सरकार का सिस्टम ही अवैध है।
जो गरीबों की छत छीन रहा है। यहाँ खोरी गांव के लोग, मजदूर संघ के लोग भी पहुंच रहे हैं और खोरी गांव के लोगों की आवाज बुलंद की जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही फरीदाबाद के खोरी गांव को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर वहां तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे वहां के लोग बेहद ही आहत हैं। पुनर्वास के लिए आई हूँ, वो भी ऐसा पुनर्वास चाहिए मुझे, ना मुझे वहाँ पे पैसा भरना पड़े और ना मुझे डबुआ में जाना है। मैं जहाँ से आई हूँ खोरी गाँव से, मुझे वहीं पे रखा जाए। और मेरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरा जैसा खोरी गाँव में थे, सरकार जो अगर डबुआ के लिए 17,000 रुपया पहले और 2,500 रुपया हर मंथ के हिसाब से 15 साल ले रहे हैं ना, हम ये कहते हैं खोरी गांव का जो हमारी ज़मीन है, अगर सरकार EMI होना ये चाहिए था कि सरकार को पहले आवाज़ देके और तब उनके घर उजाड़े जाते कि वो अपने बाल बच्चों के साथ सुरक्षित किसी घर में पहुंच जाते और सरकार तोड़ लेती। कम मना कर रहे थे वो, मगर सरकार ने क्या किया कि पहले उनके घर तोड़े और अब सरकार योजना बना रही है कि हम तुम्हें वो पेपर ले आओ, ये पेपर ले आओ, आधार ले आओ, आप कितने साल से हो। मतलब सरकार एक तरफ जो सरकारी काम चलता है अपनी गति में, उससे भी बुरी गति में चल रहा है और वहाँ जो है गरीब लोग उस उजाड़े हुए अपने खंडहर में अपने बच्चों के साथ इस बरसात के दिन में बैठे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि इस शहर में डेंगू फैला हुआ है। अभी सरकारी इसी नगर निगम के कर्मचारी जाएंगे, लोगों के कूलर देखेंगे, इसमें मच्छर पैदा होता है, उस पर जुर्माना लगाएंगे। ये तुम्हारा घर है, इसमें पानी बंद है, मगर वहाँ तुमने घर उजाड़ दिया। हजारों लोग जो अपने मलबे पे बैठे हैं जंगल के भीतर, उनके बच्चों को मच्छर नहीं काट रहा। अगली खबर की ओर, साइकिल पर सवार होकर अपने कार्यालय जाएंगे फरीदाबाद के सभी बड़े अधिकारी। ये कहना है फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव का। जितेंद्र यादव ने 22 सितंबर को फरीदाबाद में कार फ्री डे मनाने का फैसला किया है, जिसके तहत सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने कार्यालय में साइकिल से या फिर पैदल पहुंचे। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल अधिकारियों की सेहत सुधरेगी बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा होगी। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा सेक्टर 12 के लघु सचिवालय का है, जहां जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। जितेंद्र यादव ने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लघु सचिवालय में कोई भी व्यक्ति गाड़ी पर सवार होकर नहीं आएगा। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा है कि अधिकारी या तो अपने ऑफिस साइकिल पर सवार होकर आएं या फिर पैदल आएं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया 22 सितंबर को कार फ्री डे मनाती है। इसी को देखते हुए उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि फरीदाबाद की आबोहवा को साफ बनाने और अधिकारियों की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया जाए। प्रेरित किया जाता है कि भाई आप कम से कम गाड़ियाँ यूज़ करें या बिना ही गाड़ी उस दिन अपना जो भी आपकी दिनचर्या है उसके थ्रू बिताएं। उसमें क्या है कि कार पूलिंग कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। आप जो हमारी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आप साइकिलिंग के थ्रू आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, तो जो भी आप दिन भर जो आप काम कर रहे हैं इसके थ्रू कीजिए। तो आप क्या प्लानिंग की गई है इसको देखते हुए? हम देख रहे थे कल क्या आपने प्लानिंग की है, क्या प्लानिंग है इसके तहत, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? कल के लिए हमने सभी डिपार्टमेंट से अपील की है, जो भी मिनी सेक्रेटेरिएट में और बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट बाहर हैं उनके सभी एम्प्लॉय से भी हमने अपील की है कि ये कार फ्री डे है, इसमें आप साइकिल से आएँ, पैदल आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जो हमारा ये परिसर है मिनी सेक्रेटेरिएट का और बाकी डिपार्टमेंट से भी हमने कहा है कि भाई इसमें अंदर गाड़ी ना आने दें एटलीस्ट बुधवार को। और इसके बाद हम अक्टूबर onwards एक शुरुआत और करना चाह रहे हैं कि हम साइकिल की बाहर 20 से 50 साइकिल बाहर रखवाए जाएंगे। वहाँ पे एक हम डेप्यूट करेंगे अपने ऑफिसर को, जो भी कोई साइकिल यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है तो वो साइकिल के थ्रू जाए। तीसरा काम जो मैंने प्लान किया है कि एटलीस्ट हर बुधवार को जो हमारा भाई लोग साइकिलिंग के थ्रू आए या पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के आए, तो कोई भी ऑफिस एटलीस्ट डीसी ऑफिस में मैं कोई मीटिंग, नो मीटिंग डे होगा। बुधवार को हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी और मेरी बाकी डिपार्टमेंट। अगली खबर की ओर, सेवक अधिकार आयोग हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा है कि सरकार व सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि आमजन के काम बिना किसी परेशानी के और बिना समय लगाए संतुष्टि के साथ पूरे किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोग ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्ती से कार्यवाही करेगा। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है।
ढुलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। सेवक अधिकार आयोग हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि जनहित की सरकारी सेवाओं व योजनाओं का समयबद्ध व सम्मानजनक तरीके से लाभपात्रों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए और यही उनका उद्देश्य है, जिसमें 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है और इसमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। लोगों का जीवन और सरल में बनाने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य सेवाओं को भी चिन्हित कर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करवाया जाएगा। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट है, सेवा का अधिकार कानून 2014, उसके तहत एक रिव्यू था डिस्ट्रिक्ट का, साथ के अंदर एक वर्कशॉप भी थी, जिसके तहत जनता को ये बताया गया, अधिकारियों को ये बताया गया कि कितने समय पे काम करना है, देखो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और मुझे ये खुशी है इस बात की देख के कि आज से केवल 25 दिन पहले पलवल ज़िले का जो RTS स्कोर 8.6 पे था, वो आज 9.2 पे आ गया। वैसे हमने मापदंड इसका 9 ही रखा था, 10 में से 9 के बजाय 9.2 पे हैं, परंतु फिर भी इसके अंदर और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारे बाकी ज़िले जो हैं वो जो पहले 9.7 पे कोई भी ज़िला नहीं था, आज 9.7 के ऊपर 3 आ गए। तो इस प्रकार से पूरा जिला प्रशासन ने, सारे अधिकारियों ने ये विश्वास दिलाया है कि ये इसके अंदर और तरक्की करेगी। सरकार जो चाहती है सर, जो जिस प्रकार जैसे कल्याणकारी सरकार है, जो चाहती है वो लीकेज कहाँ रह जाती है, जो लोगों को सेवाएं नहीं मिलती। यही है कि अधिकारियों की कुछ कोताही होती है, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बगैर बात चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, लटका के रखते हैं। तो जिम्मेदारी का अभाव था, और इस जो सिस्टम जो किया है, ऑनलाइन सिस्टम है, और आयोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि नीचे स्तर तक जो कार्रवाई, जो लोगों की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे, लोगों के काम ना करें। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।